तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आ चुकी है आपके लिए लंबी और बेहतरीन कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो ठीक बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। जब मैं 11 साल की थी तब हम जोधपुर में रहते थे। अचानक मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, हम यहाँ से कहीं और रहने जाएंगे। सच बात तो ये थी कि उन्हें बड़े शहर में रहना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी के कहने के बाद हम आबू रोड चले गए। वहां पिताजी को नौकरी भी मिल गई और तो और सबसे अच्छी बात, उन्हें सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। आबू रोड पर हमने एक मकान रेंट पर लिया। वैसे हम शुरू से ही किराए के मकान में रहते थे। आबू रोड बहुत ही सुंदर शहर है। वो दिखने में छोटा तो है, पर वहां पर दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, अक्सर गर्मियों की छुट्टियां बिताने। पिताजी ने कहा कि इन छुट्टियों में तो नहीं, अगली छुट्टी पर तुम्हें वहां जरूर घुमाऊंगा। आपको एक बात बता दूं, वहां पर हमने जो मकान रेंट पर लिया था वो मकान बहुत ही छोटा था, इसलिए मकान माँ को पसंद नहीं आया। मैंने पिताजी से कहा कि आपने कोई दूसरा मकान देखा। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक मकान देखा जो कि बहुत बड़ा था, काफी खुली जगह थी। उस मकान में बस एक ही बात थी कि उस मकान के आसपास के जो मकान थे वो सभी खाली थे, सभी हाउसिंग बोर्ड के मकान थे और तो और अभी भी वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते। वहां के ज्यादातर मकान एक जैसे ही थे। तकरीबन 25 मकान होने के बाद 10 या 7वें कानून में ही लोग रहते थे। हमारे मकान के पास ठीक एक मकान था जहां पर एक फैमिली रहती थी। खैर मकान हमें बहुत अच्छा लगा। हम रात को ही उस मकान में शिफ्ट हो गए। जिस रात हम उस मकान में शिफ्ट हुए तो हमारे पास वाली जो आंटी थी वो हमसे मिलने के लिए आई। उनके 2 बच्चे थे। उनकी लड़की तो बहुत ही होशियार थी, पर जो लड़का था वो कुछ अजीब सा था। उस लड़के की आंखें अजीब लग रही थी। हालांकि उस वक्त वो लड़का 15 साल का था, मगर उसे देखकर लग रहा था कि 20-25 साल का है। उसकी आंखें एकदम लाल थी। साथ के साथ हमें आंटी का व्यवहार भी अजीब लगा। अजीब अजीब बातें कर रही थी। कह रही थी कि आप लोग यहाँ रह पाएंगे, आप लोगों ने ये मकान क्यों लिया। इसके ठीक अगले दिन से पिताजी को काम पर जाना था। वो ठीक रसोई में जाकर खाना बनाने लगे। उन्होंने जैसे ही खाना बनाना शुरू किया तो अचानक गैस की नली लीक हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते उन्होंने गैस बंद कर दी, लेकिन वो गैस की नली लेकर आए। और एक बात, अभी 2 महीने पहले ही हमने बदली थी, दोबारा कैसे खराब हो सकती है। पर बात करूं उस वक्त की, तो उस रात तो हम लोग सो गए और सुबह पिताजी को जल्दी जाना था। तो ठीक उनके जाने के बाद हम सब घर को सजाने में लग गए। हालांकि उस वक्त गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। साथ के साथ हमारे लिए नया स्कूल भी ढूंढना था। मैं बाहर वाले कमरे में अपना सामान सजा रही थी तो अचानक मैंने गेट पर आहट सुनी। ऐसा लगा कि शायद पिताजी वापस आ गए, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गई तो गेट पर कोई भी नहीं था। मैं ठीक दरवाजा बंद करके जैसे ही वापस आई तो माँ मुझे बालकनी में बुला रही थी। मैं बालकनी की ओर बढ़ी, तभी पीछे से माँ ने आवाज दी कि वो मुझे रसोई में मदद के लिए बुला रही है। ये सब सुनकर और देखकर दोस्तों मुझे बहुत अजीब लगा। एक बात आपको सच सच कहती हूँ कि जिस रात हम शिफ्ट हुए थे उस दिन से ही मुझे गड़बड़ लग रही थी। हमारे आसपास कोई और रहता भी नहीं था। न जाने क्यों यहाँ पर बहुत अकेलापन था। पर खैर घर का सारा काम करने के बाद हम लोग बहुत थक गए। रात होते ही जब पिताजी वापस आए तो उन्होंने कहा कि मेरे नया मालिक बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे आने वाले 5 साल यहीं रहने के लिए कहा है। खैर उस दिन अचानक 10 बजते ही लाइट चली गई। हमें लगा कि लाइट ही तो है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन रात के जब 12 बज गए और लाइट नहीं आई तो हम सब के सब परेशान हो गए। हमने पास वाली आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ ऐसा ही होता है, रात को 5-6 घंटे लाइट नहीं आती है। यहाँ कभी भी लाइट कट जाती है और अक्सर 5-6 घंटे तक नहीं आती। दोस्तों ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। हमने सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ समय बाद हम मकान शिफ्ट कर लेंगे। अब नया घर लिया है तो एकदम से तो नहीं बदल सकते। इसकी अगली सुबह पिताजी वापस काम पर चले गए। हम सब घर में थे। आसपास दूर दूर तक यहाँ कोई भी नहीं था। और तो और हमारे पास वाले आंटी भी हमसे ज्यादा बात नहीं किया करती थी। लेकिन एक बात थी, हम जब से यहाँ आए थे 2 दिनों से यहाँ कुछ ना कुछ हो ही रहा था। उस दिन अचानक पिताजी दिन में घर आए तो मैंने देखा उनके सिर पर चोट लगी थी। पूछने पर बताया कि एक लोहे के सिरे से चोट लगी है। दोस्तों ये कहानी 2018 की है, जब मैं 11 साल की थी। पिताजी की चोट बहुत गहरी थी। पर खैर पट्टी करने के बाद उस दिन रात को हम बैठकर मूवी देख रहे थे। अचानक हमें हॉल से कुछ गिरने की आवाज आई। जैसे ही हम लोग बाहर देखने गए तो पाया कि एक काली बिल्ली थी। उसी वक्त
अचानक टीवी भी बंद हो गया। हमने तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर दिखाया। उसने कहा कि इस एरिया में डिस्क का नेटवर्क बहुत कम आता है, तो आगे से आपको बिना इस टीवी के काम चलाना होगा। लेकिन अजीब बात थी, हमारे पास वालों का टीवी चल रहा था। और बात रही डिस्क के नेटवर्क की, वो तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। सच कहूँ तो कुछ भी यहाँ ठीक से नहीं चल पा रहा था। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। बस मन में एक ही बात चल रही थी कि हमें दूसरा मकान ढूंढ लेना चाहिए, मगर एकदम से मकान नहीं मिल सकता था। दोस्तों, इतना सब कुछ होना बहुत नहीं था। एक दिन की बात है, रात अचानक 10 बजे फिर से लाइट चली गई। सच कहूँ तो अब तक जितनी भी घटनाएं हो रही थी, इनमें बिल्कुल भी रुकावट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक एक करके एक के बाद एक होता जा रहा था। 10 बजे लाइट जाने पर मेरा छोटा भाई, जो कि उस वक्त 1 साल 5 महीने का था, वो जोर जोर से रोने लगा और बाहर की तरफ देखकर इशारा करने लगा। बार बार कह रहा था, मुझे माँ के पास जाना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जबकि माँ ने तो उसे गोद में ले रखा था। उस दिन रात के 2 बजे तक लाइट नहीं थी। अब ये सब कुछ रोज का हो गया था। लाइट 5-5, 6-6 घंटे तक नहीं आती थी और अक्सर लाइट रात के समय ही जाती थी। एक दिन की बात है, मेरी बहन अंदर आकर कहने लगी कि चलो पिताजी आए हैं। लेकिन पिताजी 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे, वो कैसे आ गए? हमने जैसे ही बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, अभी पिताजी आए थे। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें लगा कि शायद मजाक कर रही है, लेकिन ये बात हर रोज होने लगी। मेरे छोटे भाई बहन को माता पिता कहीं और दिखाई देते। एक दिन की बात है, पिताजी हमारे स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी स्कूल हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा था। कहीं कुछ दिक्कत तो कहीं कुछ। एक तो घर में टीवी नहीं चलता था और ना ही मोबाइल के नेटवर्क आते थे, और अब तो यहाँ बाहर वाले कमरे में जो पंखा लगवाया था वो भी नहीं चल रहा था। केवल एक ही कमरे में पंखा चलता था, और तो और रसोई की लाइट भी बंद हो गई। पर एक बात थी, घर इतना अच्छा था, देखकर लगता नहीं था कि इसमें इतनी सारी कमियां होंगी। हमने मिलने के लिए मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक और उनकी पत्नी दोनों हमसे मिलने के लिए आए। मगर एक बात थी, मकान मालिक और उनकी पत्नी हमसे मिलने के लिए अंदर नहीं आए। उन्होंने घर के बाहर जो खुली जगह है, आंगन में ही कुर्सी पर बैठ गए। कहने लगे कि अंदर तो गर्मी लगती है, हम बाहर ही ठीक हैं। हमने इस घर के बारे में उन्हें सारी बात बताई तो कहने लगे कि आप चिंता मत कीजिए, बस मकान खाली मत कीजिएगा। बातों ही बातों में उनकी पत्नी ने बताया कि वो खुद किराए के मकान में रहते हैं। ये बात सुनकर हमें भी बहुत अजीब लगा। आखिरकार पिताजी ने उनसे पूछ ही लिया कि आप किराए के मकान में क्यों रहते हो। उन्होंने कहा कि ये मकान हमें छोटा पड़ता है। दोस्तों, बात सोचने वाली थी कि अपना मकान होते हुए भी कोई दूसरे के किराए के मकान में क्यों रहेगा। दोस्तों, उनके जाने के 1 घंटे बाद बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई और ठीक रात के 8 बजते ही लाइट भी चली गई। उस पूरी रात लाइट नहीं थी। सच कहूँ हम बहुत ज़्यादा थक जाते थे, बिना लाइट के नींद नहीं आती थी, और तो और दूसरी तरफ मकान भी नहीं मिल रहा था। मैं अंधेरे में अचानक कमरे में अपना फ़ोन लेने के लिए गई कि मैंने वहाँ देखा मेरे छोटा भाई, जिसके लिए भी पिताजी 2 दिन पहले ही नया सैंडल लाए थे, वो उसे पकड़कर खेल रहा था। मैंने उससे कहा कि आप तो बाहर थे, अंदर कब आए? पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो सैंडल को पहनकर इस तरह खुश हो रहा था जैसे उसने पहली बार देखे हो। मैंने उससे कहा कि चल तू मेरे साथ बाहर चल, लेकिन वो नहीं आया। इसके बाद मैं खुद ही बाहर आ गई। मुझे लगा पीछे पीछे आ जाएगा, पर मैंने देखा कि वो तो पहले से ही बाहर था। मैं भागकर अंदर गई और मैंने ये बात सभी को बताई। माँ ने कहा कि इन बातों पर ध्यान मत दो। सबको देखकर एकदम मजाक सा लग रहा था, जैसे कोई सच्चाई पर यकीन ही नहीं करना चाहता हो। खैर, अगली शाम 7 बजे के आसपास हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक गेट पर कोई आया। जब पिताजी ने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज तो हमारे यहाँ से ही आई थी। उसी रात मैंने पिताजी को बात करते सुना कि बच्चों को मत बताना, वो तीनों डर जाएंगे। मैं जल्द ही दूसरा मकान देखता हूँ। अगले दिन मैं माँ के पीछे पड़ गई। कहने लगी कि बताओ क्या बात है। तब जाकर माँ ने कहा कि हमारे अलावा कोई और भी यहाँ है, तुम्हें कोई भी कहीं पर बुलाए तो मत जाना, शायद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही मकान शिफ्ट कर लेंगे। मैंने माँ से कहा अभी तो हमें यहाँ 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ और ये मकान बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है। दोस्तों, ऐसा करते करते अगला महीना भी शुरू हो गया, लेकिन मकान नहीं मिला। और तो और सबसे बड़ी बात, दूसरा महीना शुरू होते ही ये सारी चीज़ें और बढ़ गई। एक दिन मेरी बहन बाहर खेल रही थी। अचानक एक आदमी, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा था, वो लगातार एक ही बात कहता चला गया, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। ये बात मेरी बहन से उसने तकरीबन 3 से 4 बार कही, क्योंकि इसके बाद जब बहन ने मुझसे कहा तो वो कहने लगी कि दीदी मुझे एक आदमी दिखाई देता है जो बार बार मुझसे खाना मांगता है। नहीं समझ आ रहा था, बहुत कुछ अजीब होने लगा था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने शाम का खाना बनाया था
और अभी रसोई में ही रखा हुआ था। लेकिन जब हम रात को खाना खाने गए तो काफ़ी सारा खाना कम था। दोस्तों ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि ये बात रात के साथ साथ सुबह भी हुई। मैं इस बारे में बात कर ही रही थी कि जैसे ही मैं रसोई में गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी रसोई को बिखेर दिया हो। ये बात जब मैंने कमरे में आकर माता पिता को बताई तो पिताजी मुझे उल्टा डांटने लगे, कहने लगे कि क्यों इस तरह का काम करती हो जिससे डर लगे। मैंने पिताजी से कहा, सच में मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ठीक अभी भी गई थी और सब कुछ बिखरा हुआ था। दोस्तों उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने ऐसा व्यवहार घर में पहली बार देखा था। पर बात यही नहीं रुकी, घर का हर सामान इधर उधर बिखर जाता। दोस्तों ये सब चीज़ों को होते हुए लगभग 3 दिन हो गए। चौथे दिन जब हम सुबह उठे तो किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब हम बाहर गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद मैंने पास वाली आंटी को बुलाया और उनसे पूछा कि इस मकान में क्या गड़बड़ है, कौन रहता था यहाँ पहले। आंटी ने कहा कि इस मकान में पहले लड़के आए थे और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक दिन रात को अचानक वो लोग यहाँ से चले गए। दोस्तों आंटी को हमारे घर से गए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि तभी अचानक उनकी बेटी हमारे घर पर आकर कहने लगी कि हमारे पिताजी को फ़ोन कर दो, माँ बेहोश हो गई है। हमने बाहर आकर अंकल को कॉल कर दिया। वो घर पर आए और उन्होंने आंटी को संभाल लिया। लेकिन एक बात थी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। हम समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत गलत है। अब बात बहुत बढ़ चुकी थी, सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। इसीलिए पिताजी बाहर पता करने गए। बाहर उनके किसी दोस्त ने एक मुस्लिम औरत का पता बताया जो कि इन सब के बारे में जानती थी। उस औरत ने पूरे परिवार के साथ अपने पास बुलाया। उन्होंने हम सबको देखकर अपनी आंखें बंद की और कहने लगी कि जिस घर में आप रहते हैं वो भूत केवल आपके घर में नहीं, हर तरफ है। पिताजी ने कहा, प्लीज कुछ ऐसा कर दीजिए कि जब तक हमें मकान नहीं मिलता हम वहां रह सके। उस औरत ने कहा, वहां पर एक साया हो तो मैं कुछ कर भी दूं, लेकिन 82 भूतों को मैं एक साथ कैसे बांधूं? और तो और ये सारे केवल आपके घर में नहीं, और वहां जितने भी मकान हैं हर जगह हैं। जिस जगह पर आप लोग रहते हो वो एक कच्ची बस्ती थी। सरकार ने उनसे वहां पर हाउसिंग बोर्ड बनाने के लिए उन्हें मकान खाली करने को कहा। जब उन्होंने जमीन खाली नहीं की तो सरकार ने वहां पर जेसीबी चला दी। हालांकि कुछ लोग जा चुके थे, लेकिन 82 लाशें उस एरिया में से निकली जिन्हें सरकार ने मरवा दिया था। दोस्तों हमें उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर उसने कहा कि ये बात आज की नहीं, बहुत साल पहले की है, इसीलिए ज्यादा लोग यहाँ रह नहीं पाते। आपके लिए अच्छा होगा कि आप जल्दी से जल्द कहीं और चले जाइए, आपके तो बच्चे भी छोटे हैं। दोस्तों उसकी सारी बात सुनने के बाद हमें तो घर जाने में भी डर लग रहा था। पर एक बात थी, उस दिन जब हम घर आए तो उस रात हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह हमारे रसोई के बर्तन बाहर गिरने लगे। हमने जैसे ही अंदर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। पिताजी लगातार मकान ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ वजह से मना हो जाती। और तो और पिताजी ने यह बात मकान मालिक को बताई, लेकिन उन्होंने इन सब बातों से साफ मना कर दिया। कहने लगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आज के ज़माने में कोई इन पर भरोसा करता है। पिताजी ने कहा, हमारे तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। इसके बाद पिताजी का एक दोस्त था जिसने कहा कि मेरे यहाँ एक घर है जहाँ मैं रहता हूँ, तुम लोग 1-2 दिन वहाँ रुक जाओ। हाँ, पर जब मैं 1-2 दिन बाद वापस आऊँगा तो तुम खाली कर देना, तब तक तुम्हारे पास समय भी रहेगा, तुम कहीं भी मकान देख सकते हो। दोस्तों पिताजी ने उसकी बात मान ली, लेकिन वो भी वहीं आसपास 2-4 गली छोड़कर रहता था। हम 1-2 दिन के लिए वहाँ चले गए और सारा सामान पैक करके रख दिया। हमने उसके घर पे जाने के बाद जैसे ही बालकनी का गेट खोला तो सामने बहुत ही अच्छी हरियाली दिख रही थी। इतना सुंदर नज़ारा, बारिशों में हमें बहुत अच्छा लग रहा था। वो दिन हमारा अच्छे से गुजरा। एक दिन की बात, ठीक पिताजी लगातार मकान ढूंढ रहे थे। उन्हें मकान मिल भी गया था, पर रात को जब हम सो रहे थे तब अचानक रात के 3 बजे मेरे पिताजी के दोस्त का फोन आया। सच कहती हूँ, उस रात को मैं आज भी याद करती हूँ। ये सोचकर मैं बहुत डरती हूँ। उसने फोन पर कहा कि मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें अभी मकान खाली करना होगा। पिताजी ने उससे कहा, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं, रात को कहाँ जाएंगे? वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता था अचानक ऐसा हो जाएगा। दोस्तों सच कहती हूँ, रात को 3 बजे हम उस घर में वापस जाएंगे, ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उस औरत ने जो बताया था उसे सुनकर हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हम तो तीनों रोने लगे, कहने लगे कि नहीं जाएंगे। मार पिताजी बहुत परेशान थे, क्योंकि रात को कोई होटल भी नहीं मिलेगा। पर खैर, वहीं एक पड़ोसन थी जिससे माँ ने दिन में बात की थी। माँ ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, आज रात मेरा एक मकान खाली है, कल सुबह हम वहां पर पूजा करने शिफ्ट होंगे। मकान नया है, अभी 2-4 घंटे में सुबह हो जाएगी, तब तक तुम वहां रुक सकते हो। दोस्तों हम उस घर में जाकर रुक गए। पूरी रात हमें नींद नहीं आई। इसके अगले दिन हम सुबह वहां से होटल में चले गए। तकरीबन 4 या 5 दिन तक होटल में रुकने के बाद पिताजी को एक मकान मिल गया।
उस बीच हमने ये नोटिस किया कि हमारे घर की रोटी या सब्जी कुछ भी चीज हो वो बाहर कुत्ते नहीं खाते थे। हमने तुरंत ही दूसरे मकान में शिफ्ट कर लिया। लेकिन जब हम दूसरा मकान शिफ्ट कर रहे थे तो ठीक धर्मशाला वाले जो अंकल थे जहां हम रुके थे, उन अंकल ने पिताजी को सब कुछ बताया। उन अंकल ने कहा कि बेटा एक बात बताओ, आप लोग यहाँ आबू रोड में नहीं रह पाओगे। आप चाहे कितने ही मकान बदल लो, आप ठीक जहां से आए हो वहीं चले जाओ। आपके छोटे बच्चे हैं इसीलिए कह रहा हूँ। दोस्तों उस वक्त हमें उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब हमने दूसरा मकान लिया तो वह तीसरी मंजिल पर था। वहां पर बहुत सारे लोग भी रहते थे। सामने की तरफ एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती थी जो घर से थोड़ी दूरी पर थी, और तो और सामने एक रोड भी दिखती थी जहां से 24 घंटे गाड़ियां दिखाई देती थी। मकान देखने में ठीक ठाक था, यूं समझ लीजिए पिछले वाले मकान से तो बहुत अच्छा था। बस एक बात थी, इस मकान में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा था। बस ज्यादातर मुझे पिताजी कहीं और दिखते, लेकिन वो होते कहीं और थे। बस कई बार इस तरह की बातें होती थी। माँ भी मुझे कहीं और दिखती, लेकिन होती कहीं और। एक दिन मैंने देखा सामने पुल पर पिताजी जा रहे थे। पिताजी उस वक्त गाड़ी में थे। मैं उन्हें हाथ हिलाकर कहने लगी, पर तभी मैंने देखा कि वो तो नीचे गाड़ी खड़ी कर रहे थे। ये सब देखकर मैं बहुत चौंक गई, और तो और मैंने इस तरह की घटना कई बार अपने घर पर बताई, पर किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। बस एक बात थी, ये सारी चीजें जब पिताजी के साथ होने लगी तब जाकर उन्होंने 3 महीने बाद ये फैसला किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वैसे आपको बता दूं, आबू रोड एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। सच कहूँ तो इस जगह को लेकर एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा, लेकिन हम इस तरह के एक्सपीरियंस को दोबारा याद नहीं करना चाहते। हम तो उस जगह को याद करके आज भी बहुत डर जाते हैं। दोस्तों वहां से आने के बाद 1 साल तक हम कुछ भी नहीं भूल पाए। आपको बता दूं कि आबू रोड का कुछ एरिया, खासकर जिस जगह पर हम पहले रहे थे, वहां की एक कहानी है। वो कहानी हमें उस मुस्लिम औरत ने सुनाई थी, 82 आत्माओं की कहानी। ये वही 82 आत्माओं की कहानी है। और ऐसा कई जगह होता है, जमीन ना खाली करने पर सरकार ऐसा करवाती है, लेकिन वो लोग हमसे क्या चाहते थे, हमें क्यों दिख रहे थे, पता नहीं। एक बात और, जब हमने वो मकान खाली किया तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, मेरे भाई ने जो सैंडल पहनी थी उसके पैर में छाले पड़ गए थे। लेकिन जब वो सैंडल किसी और बच्चे ने पहने तो उसे बहुत पसंद आए। वो पंखा जो नहीं चल रहा था, जो कि खासकर बंद ही रहता था, उन सब की कहानी हमें समझ आ चुकी थी। मैं नहीं जानती कि वहां के लोगों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन एक बात थी, उनमें से किसी ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों मेरी इस कहानी को आप किस नजरिए से समझेंगे ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस जगह पर इतने लोगों की मौतें हुई हो तो वहां कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये सब कुछ हमारे आंखों देखी, हमारे खुद का सच्चा एक्सपीरियंस है। मैं उम्मीद करूंगी कि सर इस कहानी को अपनी आवाज जरूर देंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों सुनिए आपने ये कहानी जिसने हमें भेजी है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इनका नाम जयपुर पिंक सिटी से है, जैसा कि उनके इंस्टाग्राम पर लिखा है। अब दोस्तों आता है कहानी के ऊपर। दोस्तों इस कहानी में मैंने एक चीज को समझा, कई बार कई चीजें हद से ज्यादा भी अजीब लगती हैं, जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है। मगर आपने एक चीज गौर की होगी, इन्होंने जिस तरीके से अपनी कहानी को बयां किया सुनकर अजीब तो लगता है। बाकी आपका इनकी कहानी पे क्या विचार है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अमन है, मैं दिल्ली से हूँ। ये कहानी अभी कुछ ही दिन पहले की है। मेरे भाई की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। अचानक एक सुबह काफी ज्यादा खराब हो गई। माँ और मैं सुबह के 5 बजे उसे इमरजेंसी में लेकर गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और ठीक ब्लड टेस्ट करने के लिए भेज दिया। इसके बाद डॉक्टर हमें वार्ड में लेकर गए, लेकिन ब्लड टेस्ट होता इससे पहले ही दूसरे डॉक्टर ने कहा कि इसको एडमिट करो। हमने तुरंत ही उसे एडमिट करवा दिया। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, जब हमारे परिवार का कोई भी सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो किसी न किसी को तो रुकना ही पड़ता है। तो ठीक माँ ने मुझसे रुकने के लिए कहा और मैं रुक गया। आपको एक बात बताना चाहूंगा, मुझे हॉस्पिटल में रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी लाइफ में दूसरी बार हॉस्पिटल में रुका था। रात के यही 12:30-1 के बीच का टाइम हो रहा था। मैं ठीक अपने भाई के बगल में लेटकर फोन चला रहा था। अचानक मुझे ऐसा फील हुआ जैसे पीछे कोई खड़ा हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। दोस्तों ऐसा मेरे साथ 4 से 5 बार हुआ। हर बार देखने पर पीछे कोई नहीं होता। थोड़ी ही देर में अचानक मेरे सामने से 4 से 5 साल का बच्चा भागते हुए बाहर चला गया। उसे देखने के लिए मैं बाहर की तरफ गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैं ठीक जैसे ही वापस आ रहा था तो मैंने एक काली बिल्ली को देखा। यकीन मानिए वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसे देखकर मैं बुरी तरह डर गया। उस वक्त पूरे फ्लोर पर मैं अकेला था। दूसरी तरफ मेरा भाई जिस रूम में एडमिट था, उसी रूम के लास्ट में एक अंकल एडमिट थे। ठीक उन्हीं के साथ एक लड़का भी था। मैंने उसके पास जाकर कहा कि भाई आपने किसी छोटे बच्चे को देखा क्या? उस भाई ने कहा
किसका बच्चा? मैंने कहा अभी अभी तो भागा था, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वो नहीं था। न जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोस्तों मुझे उस भाई ने कहा कि एक काम करो, तुम चुपचाप सो जाओ। मैं चुपचाप अपने भाई के पास आकर लेट गया और फोन में हनुमान चालीसा लगाकर धीरे धीरे सुनने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे गेट पर एक अंकल दिखाई दिए जो कि मुझे गुस्से से घूर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने मुंह ढक लिया। अब दोस्तों नहीं मालूम कि ये सारा किस्सा मेरे साथ क्यों हुआ। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जब इंसान अकेला होता है तो हो सकता है कि दिमाग का वहम हो। हालांकि हुआ तो मेरे साथ कुछ भी नहीं, मगर उस रात का डर आज तक मेरे दिल से नहीं निकला। बस यही थी मेरी छोटी सी कहानी। तो दोस्तों सुनिए आपने, ये थी अमन जी की कहानी। हालांकि हॉस्पिटल के ऐसे बहुत से आपने किस्से सुने होंगे, मगर इनके साथ जो कुछ भी हुआ इस पर आप कितना यकीन करते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये कहानी रवीना जी की है। इससे पहले वाली कहानी में मैंने इनकी एक कहानी सुनाई थी जो कि उनके साथ एक दिन पहले ही हुई थी। मैं आपको उस कहानी का थोड़ा सा सार बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। दोस्तों बात दरअसल ये थी कि इनकी भाभी प्रेग्नेंट थी। एक शाम वो बाजार घूमने गई हुई थी और ठीक जब घर वापस आई तो भैया के डांटने पर वो गुस्से में बैल्कनी में जाकर बैठ गई। देर रात फोन चलाते चलाते जब अचानक उनकी आंख लग गई और जब आंखें खोली तो रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। उस वक्त वो तुरंत अपने कमरे में आई और रवीना के भैया से कहने लगी कि मुझे जाना है। भैया ने जैसे तैसे करके उनको शांत किया। बस आप यूं समझिए उनको कुछ दिखाई दिया था, जिसके बाद उनके ससुर जी ने कॉल पर कुछ मंत्र पढ़े, तब जाकर उस रात वो थोड़ी ठीक हो पाई। अब आगे दोस्तों ये 15 जून की बात है। जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया था, अगली सुबह 10 बजे ठीक मैं अपनी भाभी को अपनी दीदी के यहाँ ले गई। पूरा दिन एकदम ठीक रहा और ठीक शाम को मैं भाभी को घर ले आई थी। उसके बाद अचानक भाभी के सर में दर्द होने लगा। उस टाइम भाभी भैया से फोन पर बातें कर रही थी। फोन पर भैया ने मुझे भाभी के लिए चाय बनाने को कहा। भैया ने यह भी कहा कि चाय में जरा सी लौंग भी डाल देना। दोस्तों चाय पीने के थोड़ी देर बाद भाभी का सर दर्द ठीक हो गया। भाभी ने मुझे ये बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर को किसी ने जकड़ रखा हो। खैर इसके बाद भाभी ने खाना बनाया। रात होते ही भाभी ने ऑनलाइन एक साड़ी पसंद की और फिर चुपचाप सो गई। लगभग 11:45 पर भैया काम से वापस आ गए। घर आकर भैया ने भाभी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चिल्लाकर बोल पड़ी कि परेशान मत करो। उनकी आवाज में एक भारीपन था, जिसके बाद वो चुपचाप सो गई। दोस्तों इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना पेट और मुंह को एक तकिए से ढक लिया और ठीक एक आंख से बाहर की ओर देख रही थी। मैं ठीक उस वक्त भाभी के साथ ही सो रही थी। भाभी अपनी उंगलियां मेरे गले पर फैलाने लगी। मैं बीच बीच में उन्हें देख रही थी। मुझे भी डर लग रहा था। मैं चुपचाप सोने के लिए बार बार अपनी आंखें बंद कर रही थी। मैंने धीरे से भैया को कहा कि भैया भाभी परेशान कर रही है। भैया ने भाभी से कहा कि तुम दूसरी तरफ फेस करके लेटो। इसके बाद भाभी ने कुछ समय के लिए मेरी तरफ फेस किया और फिर वापस दरवाजे की तरफ देखने लगी। उनका बार बार बाहर की ओर देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में मैंने कमरे की लाइट जला दी। मैंने कहा कि भाभी मेरे साथ लूडो खेलो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने 3 बार उनसे पूछा, उन्होंने बार बार मना किया और तो और उन्होंने तकिए से अपना मुंह ढक लिया। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा। फिर मैंने और भैया ने तकिया हटाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने छोड़ा ही नहीं। भैया ने उनका चेहरा अपनी तरफ करके लेटा दिया, लेकिन अभी भी वो तकिए से अपना चेहरा नहीं हटा रही थी। दोस्तों दूसरी तरफ मेरा फोन हमेशा ब्लूटूथ से कनेक्ट रहता है। मैं और मेरी भाभी को ब्लूटूथ से गाने सुनना बहुत पसंद है। वो पूरे दिन ब्लूटूथ से गाने सुनती रहती है। मैंने ठीक उनके कानों में अपना एयरबड लगा दिया और ठीक जैसे ही हनुमान चालीसा चलाई तो उन्होंने उस ब्लूटूथ को निकाल दिया। ऐसा लगा कि जैसे उनके कानों में कुछ चुभ रहा हो। इसके बाद मैंने भैया से कहा कि भैया भाभी को पकड़ो। भाभी तकिए से लगातार अपना चेहरा छुपा रही थी। मैंने ब्लूटूथ बंद करके फोन में हनुमान चालीसा चला दी। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही गाना शुरू हुआ तो भाभी तुरंत ही चिल्लाई कि इसे मत चलाओ, प्लीज बंद करो। थोड़ी ही देर में वो अपने पेट को नुकसान करने लगी। मैंने तुरंत ही भाभी के पैर पकड़े और भैया ने उनके हाथ पकड़ लिए। फिर माँ ने दीदी के ससुर को कॉल किया। पिताजी के झाड़ा लगाने के बाद वो एकदम से ठीक हो गई, लेकिन वो लगभग 5 मिनट तक ठीक रही। उस बीच भैया ने उनसे कुछ सवाल किए। वो कुछ पूछ रहे थे। थोड़ी देर बाद भाभी रोने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। भैया ने उनसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, कौन है तू? पर भाभी एक ही बात कहती कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं बस बच्चा लेकर जाऊंगी, और हाँ अगर कोई भी बीच में आया तो उसे जान से मार दूंगी। बात इतनी बढ़ गई कि भैया ने एक बार फिर पिताजी को कॉल किया
उन्होंने फोन पर फिर कुछ मंत्र पढ़े, जिसके बाद वो फिर से ठीक हो गई। इन सब के बाद भैया ने भाभी से कोई सवाल नहीं किया। भाभी चुपचाप सो चुकी थी, पर मैं रात भर नहीं सोई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। सुबह के 4:30 बजे माँ जाग गई थी। माँ जब कमरे में आई तो उन्होंने मुझसे सोने के लिए कहा। मैंने माँ से कहा कि मैं नहीं सोऊंगी। साथ ही दूसरी तरफ भैया को काम पर जाना था और मेरी माँ भी काम करती है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं पूरी रात जागी रही। मैं तकरीबन सुबह के 5 बजे सोई। ठीक अगले दिन 16 तारीख की सुबह भैया ने मुझसे कहा कि भाभी को दीदी के यहाँ लेकर चले जाना। दोस्तों, मैं घर का काम करके तकरीबन 9 बजे दीदी के पास चली गई थी। कमरे में बैठकर हम सब मस्ती कर रहे थे। भाभी बाहर भैया से फोन पर बातें कर रही थी। वो बार बार भैया से जिद कर रही थी वापस घर जाने के लिए। कह रही थी मुझे घर जाना है, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यूँ समझिए वो अलग अलग बहाने बना रही थी वापस घर जाने के लिए। उनकी घर की जिद के आगे मेरे जीजू भी बहुत परेशान हो गए। इसके बाद जीजू समझ गए कि शायद वो वापस आ चुकी है। उन्होंने भाभी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वो लगातार पूछते रहे, लेकिन भाभी हर बार सर हिलाकर मना कर देती। जीजू ने कहा, तुम क्या सोचते हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। इसके बाद जीजू ने अपने कुलदेवता का नाम लिया और कहने लगे कि तुम इनसे ज्यादा शक्तिशाली हो। क्या सोच रही हो, बच्चे को ले जाओगी? तुम इस लड़की को कुछ नहीं कर पाओगी। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें मैं बोतल में बंद करके मिट्टी में गाड़ दूंगा। अगर यकीन नहीं होता तो शाम तक मैं तुम्हारा इंतजाम करवाता हूँ। दोस्तों, इसके बाद भाभी एकदम से ठीक हो गई। शाम होते ही भैया भी जल्दी घर पर आ गए। वो ठीक भाभी को चेकअप करवाने के लिए लेकर गए। वापसी आते समय भाभी ने भैया से घर चलने की बात कही, लेकिन भैया ने कहा, नहीं, हम दीदी के यहाँ ही जाएंगे। उन्होंने जैसे ही उनके घर की तरफ को बाइक मोड़ी तो अचानक भाभी ने भैया का गला पकड़ लिया। कहने लगी कि अपने घर चलो। पर जैसे तैसे भैया भाभी को दीदी के घर पर ले आए। घर पहुंचते ही दीदी अचानक रोने लगी। कहने लगी कि मुझे नहीं जाना। उस वक्त भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। दोस्तों, अभी तक मेरी भाभी घर नहीं आई क्योंकि उनको यहाँ पर खतरा है। इसलिए भैया उनको अक्सर दीदी के पास ही रखते हैं। भैया अक्सर ऑफिस से सीधा घर आते हैं। कुछ देर हमारे साथ बैठकर वो वापस दीदी के वहाँ चले जाते हैं। और तो और हमने नया कमरा भी देख लिया है। हम यहाँ से जल्दी ही कमरा खाली करने वाले हैं। कहीं ना कहीं वैसे हमारे घर में ये बात चल रही थी कि भाभी के बच्चे को गिरा देने की। एक चीज भैया ने भी नोट करी कि वो दीदी के वहाँ अक्सर ठीक रहती थी। भैया का भी यही कहना है कि वहां से कमरा खाली करके दीदी की तरफ ही शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारे घर की प्रॉब्लम है या फिर उस घर में ही कुछ ऐसा है जो उनके ऊपर ऐसा लगा है, जाने का नाम नहीं लेता। लेकिन जीजू की कोशिश करने के बाद तब से भाभी ठीक ही है। बस अब हम उसी तरफ शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि इसके आगे कुछ भी ना हो। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, सुनिए आपने, ये थी रवीना जी की कहानी। वाकई इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। नहीं मालूम आगे क्या होगा। बस ये उम्मीद करूंगा कि सब कुछ ठीक रहे। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरी चाची की है, लेकिन मैं अपना और उनका नाम नहीं बताना चाहती। तो इस कहानी में मैं जो भी नाम लूंगी वो दूसरे होंगे। ठीक, कहानी शुरू करते हैं। साथियों, मेरा नाम सलमा है और ठीक मेरी चाची का नाम नीलम है, जो कि बचपन में गांव में रहती थी। उनके घर के आंगन के साइड में एक मेहंदी का पेड़ लगा हुआ था, जो कि काफी बड़ा सा था। उसी के पास एक आम का पेड़ था, जिसमें उनके पिताजी ने झूला बांध दिया था। बचपन में वो और उनकी बहनें और गांव के सभी लोग और उनके गांव के सभी दोस्त उसमें झूला झूलते थे। एक तरह से मानो वहीं पर खेला करते थे। अब ठीक जब वो 6 या 7 साल की रही होंगी, तब उनको एक छोटा सा बच्चा रोज दिखाई देता। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने होते और वो मेहंदी के पेड़ के पास खड़ा रहता था। एक दिन मेरी चाची ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। वो लड़का कुछ ना बोलते हुए बस चुपचाप उनको देखता रहता। कुछ दिन बीतने के बाद वो धीरे धीरे उनसे बातें करने लगा, उनके साथ खेलता, लेकिन जब भी कोई आता तो वो एकदम से गायब हो जाता। उसकी एक बात थी, मेरी चाची जब भी अकेले होती थी तभी वो दिखाई देता था। वो उनसे कुछ न कुछ कहता रहता। अक्सर मेरी चाची समझ नहीं पाती थी। एक बात आपको और बता दूं कि मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। उनके बहुत लंबे घने बाल थे। वो लड़का उनको ऐसी ऐसी चीजें लाकर देता जो बिन मौसम की होती थी। कभी कभी तो वो बहुत कीमती चीजें भी लाता था। एक बात और, मेरी चाची को मिलाद पढ़ने का बहुत शौक था। वो एक जगह मिलाद पढ़ने के लिए जाया करती थी। वहां दीदी ने उनको पहली बार देखा। उनको मेरी चाची अच्छी लगी। कुछ महीनों बाद चाची ने फिर से उनको शादी में देखा। वो ठीक उन्हें पसंद कर चुकी थी। उस वक्त वो जब 13 साल की थी
तो वो लड़का 20 साल का था। यूं समझिए वो लड़का जिन्न था। ठीक जब उनकी शादी तय हो गई तो वो जिन्न काफ़ी सालों से उनको कम कम दिखने लगा था। इसी बीच चाची की शादी कहीं और तय हो गई थी, यानी कि मेरे चाचा से। उनकी शादी मेरे चाचा से होने से 2 दिन पहले उनको रात में एक सपना आया। सपने में उनके वही लड़का आया जो कि उनसे कह रहा था, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। नींद में ही उन्होंने हाँ कह दिया। उस वक्त उन्होंने खुद को दुल्हन बने देखा और तो और उनका निकाह भी हुआ। इसके आगे वो और कुछ ज़्यादा देख पाती कि अचानक उनकी आंख खुल गई। हकीकत से जब सामना हुआ तो सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। उन्हें लगा कि ये तो बस एक सपना था। वो सब कुछ भूल गई। अब ठीक रात को उनकी हल्दी और मेहंदी थी। 2 दिन बाद उनकी शादी भी थी मेरे चाचा से। दोस्तों, शादी वाले रात घर आकर वो बेहोश हो गई और ठीक जैसे ही उनको होश आया तो उन्होंने मेरे चाचा को अपना पति मानने से इनकार कर दिया और तो और उनको कितने दिनों तक अपने पास ही नहीं आने दिया। वो अक्सर बोलती रहती थी कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। इसी बीच वो कई बार बेहोश भी हो जाती। बार बार बेहोश होने की वजह से उनको मौलाना को दिखाया गया। मौलाना ने उस जिन्न से बातें की और बताया कि वो इनके शौहर हैं। अब वो ठीक इनको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन वो एक नेक जिन्न है और ठीक अपने कबीले के सरदार भी। उनका खुद का भी एक परिवार है। वो अपने मसलों में उलझे रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में 1 दिन इनके साथ रहेंगे और बाकी के 6 दिन ये अपने शौहर के साथ रह सकती है, यानी मेरे चाचा के साथ। और जुम्मे की रात उस जिन्न का दिन होगा। तब कोई इनसे ना उलझे और ना ही कोई मुझसे कुछ कहे। सब ने कहा, नहीं नहीं, आप उस जिन्न को इनसे दूर कीजिए। दादी के बोलने के बाद मौलाना ने तावीज़ बना दिया जो कि उनके हाथ में बांध दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर इसको उतारा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों, इसके पिछले कुछ सालों में सब कुछ ठीक रहा। उस दौरान उनके 2 बेटे भी पैदा हुए। जिंदगी ठीक चल रही थी। एक दिन अचानक उनका तावीज़ निकल गया, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। बस उसी दौरान मेरे चाचा सऊदी चले गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद चाची को एक बेटा और जन्म हुआ जो कि बहुत अजीब था। उसकी शक्ल ना तो किसी से मिलती थी, आंखें एकदम नीली नीली थी। चाची ने जब हिसाब लगाया तो समझ में आया कि उनके जाने के बाद ये बच्चा कैसे हो सकता है। घर की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने दाई को बुलाया और बच्चे को घर पे ही जन्म दिया। इसके ठीक 10 दिन बाद वो बच्चा मर गया। वो बहुत रोई। फिर एक रात उनको ख्वाब आया। जिन्न ने उनको बताया कि वो अपना बेटा वापस ले गए। आगे जाकर वो इसको अपने यहाँ का सरदार बनाएंगे, इसीलिए उसी हिसाब से उसकी परवरिश होगी। और ठीक जब मेरी चाची उनके पास जाएंगी तो वो उनको वहीं मिलेगा। ये ख्वाब देखने के बाद चाची को सब्र आया। इसी तरह उनको एक बेटा और हुआ जो कि पैदा होते ही मर गया। एक बात और थी, मेरी चाची जो बोलती थी वो ज़रूर होता था। एक बार उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए एक लड़का देखा, लेकिन उस लड़के ने चुपचाप से शादी कर ली बिना अपने घर वालों को बताए। तब ठीक उसके घर वाले मेरी बहन को देखने आए और पसंद करके चले गए। लेकिन उस जिन्न ने उनको बता दिया कि लड़का शादीशुदा है, वहाँ शादी ना करते हुए ये रिश्ते को तोड़ दो। इसके बाद चाचा ने गुस्से में उस लड़के के घर पर जाकर उसे बहुत जोर का थप्पड़ मारा। वो लड़का हैरान था कि मैंने तो चुपचाप शादी की थी, यहाँ तक कि इस बारे में तो मेरे घर वालों को भी नहीं पता, इनको कैसे पता चल गया। पर खैर दोस्तों, इतने साल गुजरने के बाद 2020 में मेरे चाचा की डेथ हो गई और तो और इसके 1 साल बाद मेरी चाची भी एक्सपायर हो गई। वो अपनी पूरी जिंदगी चाचा के साथ अच्छे से जीकर मरी। अब शायद वो अपने शौहर के साथ उस दुनिया में रहती हैं, क्योंकि मरने से 2 दिन पहले उन्होंने बताया था कि उनके पहले शौहर उन्हें लेने आ रहे हैं और अब उनकी यहाँ की सारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। उनका कहना है कि वो अपने उन बेटों की शादी करना चाहती है जिसको वो अपनी दुनिया में लेकर गए हैं। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरी माँ ने बताई है और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद भी देखी हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मैंने देखा था मरने से पहले उन्होंने खुशी खुशी अलविदा ली थी। उस रात हम सब सो रहे थे, लेकिन वो इत्मीनान से सबसे बातें करके सोई और बोल कर भी गई कि कल शायद वो नहीं उठेंगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये कहानी नहीं, एक असलियत है, मेरी आंखों देखी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने बहुत ज़बरदस्त कहानी। मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। बस आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। इसी के साथ दोस्तों ले चलता हूँ आपको एक और कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पारस डोंगरे है और मैं महाराष्ट्र गोंडिया का हूँ। बात यह है कि मेरे दोस्त के यहाँ शादी का प्रोग्राम था। शादी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक से भी हो गई और उसके ठीक अगले दिन 23 जून को लड़के वालों की तरफ से रिसेप्शन था लखनी गांव में, जो कि महाराष्ट्र में है।
आपको बता दूं कि वो गोंडिया से 80 किलोमीटर दूर है। बात यह है कि हम 6 दोस्त एक कार में थे। बात यह है कि हम 6 दोस्त कार से रात के 9 बजे निकले, लेकिन हम लोगों ने टोल बचाने के चक्कर में नगजीरा के जंगल का रास्ता चुना, जहां से बस कार ही जा सकती है, बाइक जाना अलाउड नहीं है। अब ठीक हम लोग वहां पर पहुंच तो बराबर गए। उस वक्त हमें 12:30 हो चुके थे। बस हम टोल के चक्कर में ही उसी जंगल से गए। साथ ही लखनी का एक फॉरेस्ट फाटक पड़ता है। उसके बाद हमने 1 किलोमीटर तक का जंगल पार किया। जंगल तकरीबन 15 किलोमीटर का है। अब तकरीबन 1 किलोमीटर पार करने के बाद अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी कार का टायर पंचर हो गया है। ठीक मेरा दोस्त प्रशांत, जो कि कार चला रहा था, उसे भी पूरा महसूस हो रहा था कि कार के टायर पंचर हो गए हैं। इसके बाद प्रशांत ने कहा कि यहाँ से हम अपनी कार रिवर्स ले लेते हैं, क्योंकि इस जंगल में हमें कोई भी ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। पर दोस्तों एक बात थी, वो रास्ता एकदम सुनसान था। यूँ समझिए कि हमें तो गाड़ी से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। हमें तो ये लगा था जंगल के बाहर चेंज कर सकते हैं। उस वक्त हमारे एक दोस्त, जिसका नाम कृष्णा है, उसकी तबीयत भी पहले से ठीक नहीं थी, क्योंकि उसे कार का सफर सूट नहीं करता। वो बार बार वॉमिटिंग कर रहा था। उसका एक अलग ही टेंशन था। पर खैर, हमें आते समय कम से कम 20 ब्रेकर पड़े, जो कि जंगल के बीच में थे, और जाते समय हमें 5 ब्रेकर का भी एहसास नहीं हुआ था। मैंने कार का कांच खोलकर देखा, पाया कि टायर सच में पंचर था, और ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार देखा। हमने ठीक यही सोचा कि कार को धीरे धीरे लेके जाएंगे और चेंज करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके कैसे भी कार को उस घने जंगल से बाहर निकाला। बाहर आते ही हम सब लोग उतर गए। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी, हमने देखा कि हमारा टायर पंचर नहीं था। अब उस रास्ते में ऐसा क्या था, ऐसा कौन था और क्या बोलना चाह रहा था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात, इसके बाद हमारी कार पूरी रात चली। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये कहानी झूठ लगेगी, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता होता है। ये बात हमने घर में किसी को नहीं बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। बस एक बार उस जंगल के बारे में पूछा था, तो गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि वो जंगल भूतिया है और अक्सर ये सारी चीजें वहां रात के समय ही तंग करती हैं। हालांकि हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम वहां से सही सलामत घर पहुंचे। पर एक बात समझ में नहीं आई कि जब मैंने अपनी आंखों से उस टायर पंचर को देखा, मैं कैसे यकीन करूं इस बात पर। अब तक मेरे दिल और जहन से ये बातें उतर नहीं पा रही। नहीं मालूम आप इस कहानी पर कितना यकीन करेंगे, लेकिन उस वक्त जो भी सिचुएशन हुई, मैंने आपको उसी हिसाब से कहानी सुनाई है। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए आपने, ये थी पारस डोंगरे जी की कहानी। इन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था तो बहुत ही खतरनाक। कई बार कुछ बुरा होने से पहले कुछ ऐसी शक्तियां हमें बचा लेती हैं जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होता है। शायद इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बाकी आपको जो कुछ भी लगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं एक आखिरी किस्सा सुनाकर अपनी आवाज को भी विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम विक्की है, मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरा एक छोटा भाई है, उसकी उम्र 15 साल है। एक बार हमारे यहाँ मेरी मौसी का लड़का आया हुआ था। उसने मेरे छोटे भाई से कहा कि हम लोग भांग मनौन चलते हैं। मेरे भाई ने कहा चल ठीक है चलते हैं। दोस्तों वो वहाँ पर गए। 2-3 दिन तो कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरा भाई सो रहा था। सोते सोते वो एकदम से बोलने लगा कि मुझे छोड़ दो। उस वक्त मौसी के लड़के ने उससे पूछा कि तुझको क्या हुआ। उसने कहा कि मेरी छाती पर बैठकर कोई मेरा गला दबा रहा था। दोस्तों वो मेरे भाई को बाबा के पास लेकर गया। आप यकीन नहीं करोगे, बाबा के पास जाते ही वो गेट पर ही एकदम से गिर गया। मेरा भाई 2 दिन तक ठीक रहा। फिर हम सब समझने लगे कि अब सब कुछ ठीक हो गया, पर असली मुसीबत तो अभी आनी थी। एक दिन की बात है, मेरा भाई अजीब अजीब हरकतें करने लगा, जिसके बाद मैं बाबा के पास उसे दोबारा ले गया। बाबा ने झाड़ फूक की और 12 इलायची पढ़ के बोला कि इसको एक एक करके सुबह शाम खिला देना। उन्होंने जैसा बोला हमने ठीक वैसा वैसा ही किया। उसके बाद से मेरा भाई ठीक है। बस इतना ही था ये किस्सा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। बस इसी तरह यूं ही प्यार बनाए रखें, क्योंकि मैं जल्द ही मिलूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।